जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम जर्मनी में नाजीवाद तथा हिटलर देखेंगे। हम प्रथम विश्व युद्ध के कारण देख चुके हैं, परिणाम देख चुके हैं। अब ये हिटलर देखेंगे कि हिटलर कौन था, जर्मनी में नाजीवाद क्या था, हिटलर क्या था, हिटलर के द्वारा किस तरह से सेकेंड विश्व युद्ध की परिस्थितियां क्रिएट की गई और किस तरह से हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार था। जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी का ही था हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी जिम्मेदार था, उसी तरह सेकेंड विश्व युद्ध के लिए ही जर्मनी जिम्मेदार था। क्योंकि आप सभी को पता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत सारी संधियां लाद दी गई थी और बहुत सारे सैंक्शंस लाद दिए गए थे, प्रतिबंध लाद दिए गए थे। और क्योंकि जर्मनी तो एक साम्राज्यवादी देश था, उसे तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और कहा मित्र राष्ट्रों के द्वारा उसके ही देश को छिन्न भिन्न कर दिया गया था, अनेक देशों में बांट दिया गया था तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों के अधीन कर दिया गया था। तो जर्मनी इस स्थिति को ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकता था और हुआ भी यही। प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष बाद ही ये सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो। इसके पीछे हिटलर ही जिम्मेदार था। हम देखेंगे किस तरह से हिटलर ने जर्मनी में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की कि जिस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी जर्मनी ही जिम्मेदार। आइए स्टार्ट करते हैं। हिटलर एक परिचय। पहले हम हिटलर का परिचय देखेंगे। यहाँ पर हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में होता है। हमने जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा था तो उसमें हमने ऑस्ट्रिया की भी चर्चा की थी कि ऑस्ट्रिया भी एक साम्राज्यवादी नीति को फॉलो करता था और वो बोस्निया और हर्जेगोविना नामक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता था। तो इस तरह से ध्रुव बन गया जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का, तुर्की का और इधर इन तीनों का गुट बन गया, जर्मनी का, ऑस्ट्रिया का और तुर्की का, और उधर रूस का, बोस्निया हर्जेगोविना का, सर्बिया का और फ्रांस का गुट बन गया। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो इसका जन्म ऑस्ट्रिया में होता है 1889 ईस्वी में और ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर इसका जन्म होता है, उसके बाद ये जर्मनी चला जाता है। जर्मनी में क्या होता है, इसके माँ बाप इसे शिक्षा नहीं दे पाते हैं। उसके बाद ये चित्रकारी में अपना इंटरेस्ट जगाने लगता है और फिर ये चित्रकार बन जाता है। उसके बाद ये जर्मनी के इतिहास को पढ़ता है, फिर देखता है कि जर्मनी के साथ तो इतनी ज्यादा मित्र राष्ट्रों के द्वारा उसके साथ बहुत ही ज्यादा बदसलूकी की गई है। फिर उसके मन में राष्ट्रवाद की भावना जगती है। फिर वो किस तरह से मार्क्सवाद का, यहूदियों का विरोधी बन जाता है, साम्यवाद का विरोधी बन जाता है, हम सब इसमें इसके कार्यों में देखेंगे। अभी परिचय देख रहे हैं। जन्म होता है 1889 ऑस्ट्रिया में। उसके बाद ये शिक्षा न मिलने के कारण ये चित्रकार बन जाता है। जर्मनी के इतिहास का अध्ययन करता है। जर्मनी के इतिहास के अध्ययन करते टाइम इसके मन में राष्ट्रवादी भावना जगती है जर्मनी के प्रति और फिर ये एक राष्ट्रवादी बन जाता है। मार्क्सवाद और यहूदियों का विरोध करता है। 1919 में जर्मनी में सूचना प्रसारण मंत्रालय में नौकरी करने लग जाता है। फिर नाजी पार्टी की स्थापना करता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जर्मनी में तख्ता पलटने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। उसके कारण ये 5 वर्ष के लिए जेल जाता है। जेल में अपनी आत्मकथा लिखता है। ऐसा नहीं है इसने अपनी आत्मकथा में कोई जोक्स या कॉमेडी लिखी हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसने। ये मीन कैफ इसकी आत्मकथा है। मीन कैफ में ये राष्ट्र प्रेम की भावना लिखता है ताकि जो जर्मनी के लोग हैं वो इसको पढ़ें और उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो। तो यहाँ पर ये अपनी आत्मकथा लिखता है। फिर कुछ महीने बाद ही इसे रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद ये राजनीति में सक्रिय हो जाता है। देखो जर्मनी की जनता भी, जो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि, वर्साई की संधि हुई थी, उससे जर्मनी की जनता भी बहुत दुखी थी। पूरा जर्मनी बांट दिया गया था, ना ये शस्त्रीकरण कर सकते थे, ना कोई सेना रख सकते थे और यहाँ की इतना सारा इन पर 5 अरब रुपए का, मैंने बताया था कल, 5 अरब रुपए का तो इन पर कर्जा लाद दिया गया था, जिसकी वजह से जर्मनी में भुखमरी, अकाली, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। तो जनता भी बहुत दुखी थी इस परिस्थिति से और जनता को तो सिर्फ एक ऐसा लीडर चाहिए था जो इस जनता को लीड कर सके और मित्र राष्ट्रों से बदला ले सके। तो वही हुआ। यहाँ पर उसने आत्मकथा भी इसी कारण से लिखी थी कि मैं जो आत्मकथा लिख रहा हूँ उसे जर्मनी की जनता पढ़ेगी और उसमें राष्ट्रवाद की भावना जगेगी और फिर मैं एक लीडर बनूंगा जिससे कि मैं जर्मनी को इन सभी परिस्थितियों से मुक्त कराऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मीन कैफ लिखी, कुछ महीने बाद रिहा कर दिया जाता है और फिर जनता का इससे सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद ये राजनीति में सक्रिय हो जाता है। हालांकि एक बार चुनाव में खड़ा होता है लेकिन हार जाता है, बट दूसरी बार जब ये खड़ा होता है तो बहुत बड़े लेवल पर ये
बहुत सारे बहुमत के आधार पर ये जीतता। अब हम इसके देखते हैं हिटलर के उदय के कारण। हिटलर के उदय के क्या कारण थे? वर्साय की कठोर आरोपित अपमानजनक संधि हमने देखी थी कि कल ही देखी थी कि क्या क्या संधि में क्या क्या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। उसकी अपमानजनक संधि थी जिसके कारण हिटलर का उदय हुआ। सेकंड है कमजोर आर्थिक नीति। जर्मनी एकदम तबाह हो चुका था, उसकी आर्थिक नीति एकदम बेकार हो चुकी थी। दूसरा है कमजोर आर्थिक नीति। तीसरा है यहूदी विरोधी भावनाएं। यहूदी विरोधी, जब उसने देखा था, देखो क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, जर्मनी में उस टाइम पर यहूदियों का शासन था। यहूदी राजनीति में बहुत ही ऊंची ऊंची पोस्टों पर थे और बहुत ही पावरफुल थे, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से बहुत ही पावरफुल थे। लेकिन हिटलर कह रहा था कि जब ये यहूदी इतने ज्यादा पावरफुल थे तो ये प्रथम विश्व युद्ध को, यानी कि जर्मनी को इस तरह से, इस परिस्थिति में इन्होंने क्यों आने दिया, इससे क्यों इन्होंने बाहर नहीं निकाला और क्यों इन्होंने मित्र राष्ट्रों के साथ बातचीत नहीं की। तो ये हिटलर है वो यहूदियों को अपना इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार मानता। इस वजह से क्या हुआ, यहूदी विरोधी भावनाएं उसके भावनाएं थी, इस वजह से हिटलर का उदय हुआ। फिर ये क्या हुआ, अब देखो यहीं से क्या होगा, यहीं से इजराइल का निर्माण होगा। ये क्या करेगा हिटलर यहूदियों को अपने देश से निकालेगा, यानी कि फिर ये हिटलर जो ये यहूदी हैं प्रवासी के रूप में अन्य देशों में प्रवास करने लग जाएंगे। और फिर इस तरह से, क्योंकि आपको पता है फिलिस्तीन है वो यहूदियों के लिए चर्च वगैरह है, वहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म वगैरह होता है वहां पर, तो उसे बहुत ही पवित्र मानते हैं, इसीलिए यहूदी हैं वहां पर जाकर बसने लग जाते हैं और फिर फिलिस्तीन को खत्म कर देते हैं और अपना वहां पर देश इजराइल नामक देश बना। तो यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से कड़ी जुड़ रही है। आप देख रहे हैं ना, अमेरिका किस तरह से शक्तिशाली हुआ हमने कल देखा, इजराइल किस तरह से बनेगा हमने आज वो परिस्थितियां देखी, हिटलर का उदय किस तरह से होता है वो हम फिर यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि जर्मनी किस तरह से पावरफुल बन के आता है, अमेरिका किस तरह से पावरफुल बन के आता है, जापान जो एक पावरफुल था उसका किस तरह से डिवोल्यूशन होता है, हम ये सब देखें। चाइना किस तरह से कमजोर था, किस तरह से वो महाशक्ति बन करके निकालता है, ये हम तो यहाँ पर देख सकते हैं यहूदी विरोधी भावनाएं जर्मनी की बर्बादी का कारण ये इसे ही मानते थे। और यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि विवाद होता है, फिर इजराइल फिलिस्तीन का विवाद चलता है, उसके बाद इजराइल की स्थापना हो जाती है। फिर हिटलर का व्यक्तित्व व उसका स्वयं सेवक दल। हिटलर का व्यक्तित्व इस तरह का हो गया था कि भाई उसे यही लगा कि अब मुझे जर्मनी को आजाद कराना है, तो हिटलर का व्यक्तित्व और उसके द्वारा एक स्वयं सेवक दल की स्थापना कर दी जाती है, ये उसके लिए उदय के कारण थे। यहाँ पर देख सकते हैं राजनीति में सक्रिय भागीदारी, मैंने बता दिया ये तो कि यहूदी विरोधी भावनाएं क्यों पैदा होती हैं, क्योंकि यहूदी जर्मनी के विरोधी थे, एक तरह से वो जर्मनी को बचा नहीं पाए और जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के विरोध में गतिविधियां करते थे, अमेरिका को, इन सबको फॉलो करते थे। इस वजह से उसने क्या किया, वहां से उन्हें जनता की हिटलर से अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं थी हिटलर से कि हिटलर हमारे लिए कुछ अच्छा करे। यहाँ पर देख सकते हैं जनता की हिटलर से अपेक्षाएं। 1933 में नाजी सत्ता की प्राप्ति और हिडेनबर्ग द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इस तरह से मैं बता चुकी हूँ ये सब। देखते हैं यहाँ पर नाजीवाद तथा उसके कार्य। अब मैंने बताया यहाँ पर कि नाजी पार्टी का गठन करता है, इसी को नाजीवाद कहा गया है। अब नाजीवाद क्या था, इसके क्या क्या प्रतीक चिन्ह थे, हम वो देखेंगे। देखो ये जो नाजीवाद था एक दल था जो हिटलर, इसका प्रमुख पार्टी होती है ना हमारे देश में, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, इस तरह से पार्टी है, वैसे ही नाजीवाद एक वहां पर पार्टी उभर करके है जिसका लीडर कौन था, हिटलर था। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था नाजीवादी दल का। इस तरह से देखो हमारा स्वास्तिक तो इस तरह से बनता है, इनका उल्टा बनता है, इसी को स्वास्तिक कहा गया इनके यहाँ पर। तो प्रतीक चिन्ह इनका स्वास्तिक था, ये उल्टा है, हमारा सीधा बनता है, ये उल्टा है। फिर है सेकंड, दल के सदस्य वहां पर काली पट्टी पहनते थे, कमीज भूरे रंग की होती थी और इस तरह से इसने क्या किया था, ये नाजी दल का स्थापना की थी। लेकिन नाजी दल की स्थापना किन लोगों के द्वारा की गई थी, उन लोगों के द्वारा की गई थी प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद पदच्युत सैनिकों से मिलकर नाजी पार्टी की इसने स्थापना की थी। जो लोग प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक वगैरह थे और जो अन्य अन्य पोस्टों पर थे, लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें रिटायर कर दिया गया, हटा दिया गया पद से, तो फिर उनके मन में राष्ट्रवादी भावना थी, तो हिटलर ने क्या किया, उन लोगों को ही संगठित कर लिया और नाजी दल की स्थापना की।
तो यहाँ पर नाजी दल की स्थापना इस तरह से सैनिकों से मिलकर के होती है जो पदच्युत थे, यानी कि जिनको हटा दिया गया था। वो चिन्ह के रूप में स्वास्तिक का प्रयोग करते थे। जब भी चलते थे ना, वो हाथ में स्वास्तिक लेके चलते थे, सफेद टी शर्ट पहन के चलते थे, हाथ में काली पट्टी होती थी, इस तरह से बाहों में काली पट्टी होती थी। इस तरह से इनके ये नाजी दल था। अब हम देखेंगे उसके कार्य क्या क्या थे नाजी दल के कार्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाजी सभाओं की रक्षा तथा साम्यवादियों की सभाओं में गड़बड़ी करना, ये इसके थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर है नाजी पार्टी का प्रचार करना, नाजियों के समस्त विरोधियों का दमन करना, ये इस नाजी दल का कार्य था। सेकंड है फ्रांस को जर्मनी का शत्रु स्वीकार करने की बात करना, लोगों से कहना कि जर्मनी का शत्रु कौन है, फ्रांस है, इस तरह से। नेक्स्ट है जर्मनी को 26 जिलों को उपजिलों में बांट देना और उसके बाद नाजी प्रचारकों को वहां पर भेजना, पार्टी का प्रचार कराना, लोगों को ये बताना कि एक दल स्थापित हो चुका है जो जर्मनी को इस परिस्थिति से निकालेगा और फिर से जर्मनी को एक विशाल जर्मनी के रूप में। नेक्स्ट है 1925 में जर्मनी की स्वयंसेवक सेना बनी। 1925 में ये स्वयंसेवक सेना बन जाती है जो मैंने यहाँ बताया था ये। उसके बाद बेकारी की समस्या का समाधान करता है ये नाजी दल। नेक्स्ट है पेरिस संधि को अमान्य घोषित करता है, विखंडित जर्मनी को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करता है और सभी क्षेत्रों की प्राप्ति अन्य देशों से करने लग जाता है। मैंने बताया था पोलैंड एक देश बना दिया गया था, पोलिश गणराज्य को उसे दे दिया गया था, चेकोस्लोवाकिया को क्या दिया गया था, बेल्जियम को क्या क्या इसके हिस्से दिए गए थे। तो उन सभी देशों से ये अपने क्षेत्रों को धीरे धीरे प्राप्त करने लग जाता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं सशक्त जर्मनी का निर्माण करना, छीने हुए उपनिवेशों को वापस लेना। मैंने बताया था अफ्रीका में जो इसके 4 उपनिवेश थे वो अन्य देशों को दे दिए जाते हैं जिनका निर्माण किया जाता है, इससे उन्हें छीन लिया जाता है। तो फिर ये उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है ये दल। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण से संबंधित सभी प्रावधानों की अवहेलना करना। मित्र राष्ट्रों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को एकदम निशस्त्रीकरण कर दिया जाता है, ना ये शस्त्र रख सकता है, ना ये सेना रख सकता है, ना कोई भी शस्त्रों का निर्माण कर सकता है। तो फिर ये क्या करता है, उसका निशस्त्रीकरण से संबंधित सभी प्रावधानों की अवहेलना करता है और रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं जर्मनी शत्रु यहूदियों को बाहर निकालना, सामरिक शक्ति को बढ़ाना, जो देश की सामरिक शक्ति थी उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। जर्मनी में विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा देता है, साम्यवादी विचारधारा पर रोक लगा देता है, क्योंकि रशिया साम्यवाद को फॉलो करने लग गया था और ये तो साम्राज्यवादी थे, तो ये कैसे देख सकते थे साम्यवादी नीति को, पूंजीवाद को फॉलो करते हैं ये तो पूंजीवाद और साम्यवाद हमेशा ही अपोजिट रहते हैं। तो यही कारण है कि रशिया और अमेरिका एकदम अपोजिट है और यही कारण है कि रशिया और चाइना एक ही है। तो ये विचारधारा का फर्क होता है। नेक्स्ट है उदारवादी समर्थक जो भी समाचार पत्र थे सबको बंद करवा देता है कि कोई भी उदारवादी विचारधाराएं नहीं फैलाएगा। फिर नेक्स्ट है वाक स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देता है। सप्ताह में निश्चित कार्य समय मतलब घंटे तय कर देता है कि आपको सप्ताह में सिर्फ 48 घंटे ही काम करना है। जो भी वहां के वर्कर्स थे उनको निश्चित कर देता है कि आपको सप्ताह में सिर्फ 48 घंटे काम करना है। नेक्स्ट है निरंकुश शासन की स्थापना करता है। गोस्टापो नामक पुलिस बल की स्थापना करता है जो कि इसे तीव्र सूचना देती है। ये गोस्टापो एक पुलिस बल था जो कि जर्मनी में घूमता था। मैंने यहाँ पर बताया है ना, प्रचार प्रसार करते थे, पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे, उसके लिए इसने गोस्टापो नामक एक दल बनाया था जो जर्मनी में घूम घूम के ये देखता था कि कौन देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है, कौन देश के साथ। तो वो क्या करता था गोस्टापो, जैसे भी इसे दिखता था ना कि कोई ये व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है, जर्मनी विरोधी गतिविधियां कर रहा है, तो गोस्टापो उसे तीव्र सूचना देता था हिटलर को। तो हिटलर उसे परमिशन देता था कि इस तरह से इसे कारागार में डाल दो, इस तरह से इसे बंदी बना लो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये थी इस हिटलर की कहानी। और यहाँ पर मीन कैफ जो इसने पुस्तक लिखी थी जब ये जेल में था, तो देख लेते हैं क्या लिखा था इसने मीन कैफ में अपनी आत्मकथा में। पार्टी का भावी कार्यक्रम, क्या क्या पार्टी के आगे हमारे कार्यक्रम होने वाले हैं, वो लिखा था। नेक्स्ट है विदेश नीति का वर्णन कि हमारी अब विदेश नीति कैसी होगी, अन्य देशों के साथ हम किस तरह से संबंध बनाएंगे।
ये लिखा था जर्मन राष्ट्रवाद उत्पत्ति का वर्णन लिखा था कि जर्मनी में हमें किस तरह से राष्ट्रवाद को उत्पन्न करना है। फिर नेक्स्ट है जर्मनवाद का कट्टर समर्थक था, ये जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था पहले से भी। तो यही है जब ये प्रथम विश्व युद्ध होगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ये सेकंड विश्व युद्ध की परिस्थितियां क्रिएट होंगी, इस तरह से हमने देखा कि अपने क्षेत्रों को प्राप्त करने लग जाएगा। फिर जब ये पोलैंड पर लास्ट इसका जो टारगेट होता है वो पोलैंड होता है, जैसे ही पोलैंड पर ये आक्रमण करता है वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है। ऊपर और देख लेते हैं थोड़ा इसकी आर्थिक परिस्थिति, अन्य कार्य क्या थे। राजनैतिक नियंत्रण में क्या था, सर्वसत्तावादी स्थापित करना और साम्यवाद को खत्म करना। कार्यपालिकाई नियंत्रण क्या था इसका, अधिकारियों को पदच्युत जो नाजी सरकार के प्रति निष्ठावान नहीं थे, तो ये इसके कार्यपालिकाई नियंत्रण थे। नेक्स्ट है विधायी नियंत्रण में क्या था, समस्त शक्तियां केंद्र में निहित कर दी गई थी कि और किसी के पास नहीं होंगी शक्तियां, सिर्फ मेरे अंडर होंगी सारी शक्तियां। इस तरह से ये फिर मैंने बताया चुनाव लड़ता है, चुनाव में यहाँ पर मैंने बताया था हिडेनबर्ग द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया जाता है इसको, और फिर इस तरह से ये सेकेंड विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार